आज हम बात करेंगे दिल्ली लिकर स्कीम में या स्कीम में जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है और उसके बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के द्वारा फाइल की गई स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल यानी SLP 8167/2023 मनीष सिसोदिया वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसी से कनेक्टेड एक और पिटीशन थी जिसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी दिल्ली की स्पेशल लीव पिटीशन में जो बेल सीक की गई थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेल को रिफ्यूज कर दिया। यह आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और आम आदमी पार्टी के तमाम लोग इस बात को उम्मीद लगाए हुए थे कि ड्यूरिंग हियरिंग ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के व्यू से और सोशल मीडिया के जरिए से जो आउटपुट और इनपुट मिल रहा था, उसके जरिए से ऐसा लग रहा था कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट मनीष सिसोदिया को 30/10/2023 को बेल ग्रांट कर देगी और बेल ग्रांट होने के कगार पे लोग ऐसा महसूस कर रहे थे। लेकिन जब जजमेंट 30/10/2023 को ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का आया तो लाखों आम आदमी कार्यकर्ताओं के उम्मीदों पे पानी फिर गया और साथ ही साथ इससे पहले जरा सा पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और एक मैटर में राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उनको राज्यसभा सेक्रेटरीट से सेशंस के लिए सस्पेंडेड किया गया है। इंडेफिनिट सेशंस के लिए सस्पेंड किया गया है। उसकी भी सुनवाई 30 तारीख को होनी थी। तो आम आदमी पार्टी को लगातार कोर्ट की तरफ से झटका मिल रहा है और लगातार इनके जरिए से चाही गई लीगल रेमेडी या रिलीफ ऑनरेबल कोर्ट रिफ्यूज कर रही है, डिनाई कर रही है और लगातार आम आदमी के लीडर्स के जरिए जो पिटीशन फाइल की जा रही है वो डिसमिसल या रिफ्यूजल की तरफ जा रही है। उसी कड़ी में मनीष सिसोदिया की भी बेल एप्लीकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिजेक्ट कर दी गई है। हम उस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और लाइव जजमेंट को देखेंगे कि जजमेंट में किस चीज को हाईलाइट करते हुए बेल एप्लीकेशन रिफ्यूज की गई है या SLP रिफ्यूज की गई है और बेल ग्रांट नहीं की गई। साथ ही साथ एक अहम बात यह है कि किसी भी पार्टी के लिए राष्ट्रीय कन्वेनर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी स्टेट का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी दिल्ली शराब के घोटाले के मामले में या नीति घोटाले के मामले में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, वो ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। ट्रायल कोर्ट से रिमांड उनका एक्सटेंशन 10 नवंबर 2023 तक के लिए हो गया है। उनके जरिए से बीमारी की प्ली को लेते हुए और शुगर की वजह से, आंख में प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने ये रिलीफ सीख करने की कोशिश की थी कि उन्हें मेडिकल रेस्ट दिया जाए और मेडिकल ट्रीटमेंट बेटर वे में देने के लिए कुछ उन्होंने रेमेडी सीख करने की कोशिश की थी। उसको ट्रायल कोर्ट ने नहीं माना।
उसके बाद में संजय सिंह ने अपने अरेस्टिंग के खिलाफ और जो रिमांड एक्सटेंशन ऑर्डर था उसके खिलाफ और कई एक रेमेडी ईडी और सीबीआई के खिलाफ पिटीशन फाइल करते हुए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में सीक करने की कोशिश की थी, जिसका रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 3035 ऑफ 2023 है, यानी 3035 ऑफ 2023। संजय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स एक ये है, संजय सिंह वर्सेस ईडी एंड अदर्स दूसरी पिटीशन ये थी। दोनों पिटीशन क्लब होकर के एक साथ सुनवाई की गई। 19/10/2023 को जजमेंट रिजर्व किया गया और 20/10/2023 को संजय सिंह को एक बड़ा झटका लगा और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके जरिए से जो पिटीशन फाइल की गई थी उसको प्रीमेच्योर मानते हुए रिट पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। इस हिसाब से ये कहा जाए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के किसी भी लीडर को कोई भी रेमेडी नहीं दी है, यानी जिस जिस पॉइंट पे रेमेडी मांगी गई थी वो सारे ग्राउंड्स और रिलीफ ऑनरेबल कोर्ट के जरिए से रिजेक्ट कर दी गई। अब बात इस बात पे आती है कि अभी भी चोटी के लीडरों में से एक लीडर अरविंद केजरीवाल हैं, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और कन्वीनर हैं। उनको और दिल्ली के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। उनको भी दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी के जरिए से 2 नवंबर 2023 को नोटिस दी गई है और इससे पहले भी कई मामलों के साथ साथ इस घोटाले में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछताछ की गई है। आम आदमी पार्टी के मेंबरान और पदाधिकारियों की माने तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की माने तो ऐसा लग रहा है कि संजय सिंह के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया के साथ साथ दिल्ली लिकर स्कीम घोटाले में अरविंद केजरीवाल को भी ईडी जेल भेजने की कोशिश में है, या 2 नवंबर 2023 को जो समन जारी किया है उस मामले में अरविंद केजरीवाल वापस लौट करके अपने दिल्ली सेक्रेटरीट ऑफिस या घर पहुंचेंगे या नहीं, इस बात का खदशा या इस बात का डर आम आदमी पार्टी के लीडरों के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी सता रही है। अरविंद केजरीवाल एक पब्लिक फिगर के आदमी हैं और 2 या 3 बार वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे और अभी वर्तमान में वही हैं भी। तो इस हिसाब से दिल्ली लिकर स्कीम के या दिल्ली लिकर मामले में या दिल्ली शराब के घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के सभी चोटी के लीडर्स इसमें ईडी और सीबीआई के जरिए से अरेस्टिंग की जा रही है और घोटाले में यह माना जा रहा है कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी और सीबीआई ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह बात रखी है। और इसी प्रकरण में अगर एक को एक्यूज की बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई है तो दूसरे एक्यूज की बेल होगी, ये बहुत मुश्किल से लगता है, लेकिन हर केस की तथ्य और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। पॉसिबिलिटीज क्रिमिनल लॉ में बहुत सारी होती है, लेकिन जहां तक हमारा एक लॉ के स्टूडेंट होने के नाते और लॉ में प्रैक्टिस करने के नाते ऐसा लगता है कि सेम केस क्राइम नंबर में या सेम घटना में
और सेम टाइप ऑफ एविडेंस पे एक आदमी को बरी करना या एक आदमी को बेल देना, दूसरे का बेल रिफ्यूज करना, ये एकदम पैरिटी के खिलाफ होता है। तो ऐसा दूर से महसूस हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल की भी अगर अरेस्टिंग होगी तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लीडर्स की दिल्ली शराब घोटाले में बेल मिलना एक हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जैसे नामुमकिन सी है। अब देखने की बात यह होगी कि अभी संजय सिंह के खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं, उस चार्जेस के खिलाफ जो संजय सिंह ने रिट पिटीशन फाइल की थी, वो रिट पिटीशन तो रिजेक्ट हो गई है, लेकिन अभी संजय सिंह के द्वारा बेल एप्लीकेशन कोई रेगुलर फाइल नहीं की गई है और ना ही उनकी बेल एप्लीकेशन ना तो ट्रायल कोर्ट से रिजेक्ट हुई है, ना ही ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हुई, ना ही सुप्रीम कोर्ट ही गए। अगर नीचे से नहीं रिजेक्शन है तो ऊपर जाने का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब एक एक्यूज की बेल एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट होती है तो दूसरे का भी रिजेक्शन लाजमी सा लगता है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में थोड़ा वेट करना चाहिए और तथ्य और परिस्थितियां अगर कुछ बदलती हैं या कोई एविडेंस में फर्दर डेवलपमेंट होता है या अपने बचाव में कोई अच्छा पेपर प्रोड्यूस कर ले जाते हैं या कोई एविडेंस आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में संजय सिंह की बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी ही, तो उसमें बेल के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर सिमिलर फैक्ट पे, जैसा कि मनीष सिसोदिया का केस था, अगर उसी सिमिलर फैक्ट पे बहस होगी तो आर्टिकल 14 एकदम पैरिटी को मानता है, तो पैरिटी के तहत ये बेल रिजेक्शन की तरफ जाएगा। हालांकि क्रिमिनल लॉ में ज्यादातर ऐसा प्रैक्टिस में है कि रिजेक्शन की पैरिटी नहीं मानी जाती है। तो एक ये फायदे की तरफ संजय सिंह, ये एक फायदे की बात है संजय सिंह के लिए। लेकिन अब ये देखने की बात होगी कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा लीडर हैं और वर्तमान में दिल्ली शराब घोटाले में जेल में हैं, उनकी तरफ से बेल एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो उसका रेस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, ये आने वाला समय ही तय करेगा। अभी फिलहाल हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि जो मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन यानी एसएलपी रिजेक्ट हुई है, उसका क्या रीजंस है और किन बातों को लेकर के उनके बेल एप्लीकेशन को रिफ्यूज किया है। अब मनीष सिसोदिया के लिए फर्दर लीगल रेमेडी क्या होगी, इस चीज पे हम डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं इनके डायरेक्ट जजमेंट पे। यहां पे ये स्क्रीन पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो रिपोर्टेबल जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को रिपोर्टेबल बनाया। यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है, अगर चाहे तो ये जजमेंट आप भी लोड कर सकते हैं। जजमेंट कैसे लोड करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, इस तरह का तमाम वीडियो है, हमने भी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको सर्च कर करके जजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ फॉर्म अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 8167 ऑफ 2023 मनीष सिसोदिया अपीलान वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिस्पोंडेंट। उसके बाद में यहाँ पे क्रिमिनल अपील नंबर 8188, ये दो अपील इसमें साथ में थी और दोनों का जजमेंट एक साथ में है। देखिए एक अपील है यहां पे, ये एक अपील ये है 8167 ऑफ 2023, दूसरी स्पेशल लीव अपील नंबर है 8188 ऑफ 2023। अब इस पे देखते हैं जो जजमेंट राइट की गई है वो डिवीजन बेंच में थी
और जिसको लीड कर रहे थे ऑनरेबल संजीव खन्ना, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी। यहां से जजमेंट की शुरुआत है। उसके बाद में पहला पैराग्राफ है लीव ग्रांट किया, यानी जिस जजमेंट के ये लीव ग्रांट हुई, पहला पैराग्राफ है। दूसरे पैराग्राफ से हम समझते हैं। देखिए, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने दूसरे पैराग्राफ में कहा कि रूल ऑफ मीन्स दैट लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द स्टेट। Rule of law require an equal right to access to justice for marginalized. The rule also mandates objective and fair treatment to all. Thirdly, rule of law is check on arbitrary use of powers. It secures legitimate exercise of power for public good. इस तरह से ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये पहला पैराग्राफ है, जिस पहले पैराग्राफ में ज्यादातर यहाँ पे इक्वलिटी की डिस्कशन है। इस हिसाब से ये तीसरा पैराग्राफ आपके सामने है। दिस इज प्रीसियसली द रीजन why we have heard argument at some length in these two appeals filed by appellant Manish Sisodia, former Deputy Chief Minister of Delhi, who seeks bail in prosecution arising out RC number such and such dated इतना 17/8/2022, registered by Central Bureau of Investigation at CBI ACB न्यू दिल्ली। यानी यहाँ पे जो केस है प्रोसिक्यूशन का, उसको ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने मेंशन किया है। Under the Prevention of Corruption Act 1988 and the Indian Penal Code 1860 and Enforcement Case Information Report Number, यानी ये केस जो दर्ज किया गया था वो ईडी के थ्रू वाला है। यहाँ पे डेटेड 22/8/2022, फाइल्ड बाय द डायरेक्टरेट Enforcement under the Prevention of Money Laundering Act 2002। तीसरा फोर्थ पैराग्राफ है, CBI has filed two charge sheet dated 22/11/2022 and 25/4/2023, wherein the appellant Manish Sisodia is named and facing trial for offences under section 7, 7A, 8 and 12 of POC यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड सेक्शन 120B, 210 एंड 420। 120 भी कॉमन कॉन्स्पिरेसी है, 21 है एविडेंस को छुपाना, 420 है इंड्यूसमेंट एंड रिड्यूसमेंट चीटिंग है। IPC DO हैज फाइल्ड क्रिमिनल कंप्लेंट नंबर, डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट इसका है अगेन अपीलेंट मनीष सिसोदिया फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 3(4) ऑफ PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आगे देखिए, अ नंबर ऑफ लीगल इश्यूज एंड क्वेश्चन वर रेज्ड and raised for consideration, but we would refrain from delving into them in depth and detail. However, there is a bounded discussion in the subsequent portion of judgment only for deciding the present appeal and question as to whether appellant Manish Sisodia is entitled to bail। हम जिस चीज का डिस्कशन कर रहे थे वो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने आकर के इसी मुद्दे पे शुरुआत की कि मनीष सिसोदिया इज इंटाइटल्ड फॉर बेल और नॉट। यहां पे ये क्वेश्चनिंग फ्रेम की गई है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के बारे में। Nevertheless, for the purpose of record, we will delineate some of them। यानी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे
सबूत और साक्ष्य दिए गए, लेकिन उसमें से कुछ ही पे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट डिस्कस करना चाह रहा है ना। तो ऑलमोस्ट कुछ ही पॉइंट पे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने डिस्कशन की बात की है। अब यह है पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 74 एंड 163 of the Constitution of India on decision taken by Council of Ministers। यानी यहां पे एक क्वेश्चन ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने यह फ्रेम किया है कि अगर मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल्स ने कोई डिसीजन लिया है हाउस में, तो उसका इरेस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव कोर्ट के ऊपर क्या होगा, इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल एप्लीकेशन पे ये एक क्वेश्चन फ्रेम किया। अब दूसरा ये है बी, वेदर ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, द एक्ट एंड प्रोसेस ऑफ जनरेशन आर अटेम्प्ट टू जनरेट द प्रोसीड ऑफ क्राइम fall within the ambit of expressions assist acquisition possession or use under section 3 of PMLA Act। यानी पैसे का ट्रांजैक्शन लेना देना या जनरेट करना और या पोजेशनेट करना, ये क्या सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है या नहीं। उसके आगे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि इफ आंसर इज अफर्मेटिव, व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर ऊपर की कही बात सही है या इसका आंसर यस में है, तो उसका इफेक्ट एज पर भारतीय संविधान के अनुसार क्या होगा, अंडर द कोड में क्या होगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत क्या होगा, पहला कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या होगा, दूसरा जो आईपीसी के सेक्शंस लगे हैं, तो आईपीसी डील विद सीआरपीसी, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत क्या होगा। अब आईपीसी को भी जिक्र किया एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 यानी यहां पे जो डिस्कशन हुआ ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के जरिए, वो कई पॉइंट्स को लेकर के हुआ कि जो सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उस पे कि लेन देन और जो मनी का जनरेशन है वो इसमें आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा ये है कि अगर जनरेट हो, अगर ये आंसर यस में हो, तो उसके बाद में आईपीसी क्योंकि सीआरपीसी से गवर्न करती है, और उसके बाद में जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 को भी कि उसका रेस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, ऐसा जिक्र भी किया है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने। अब आगे क्वेश्चन सी फ्रेम जो किया ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने, वेदर अ पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द पीएमएलए एक्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ओनली व्हेन देयर इज अ मटेरियल टू शो दैट ही इज indulged or assisted in any actively process of money laundering, albeit in active process different and separate from the schedule offense। एक हिसाब से एक क्वेश्चन है जो ऊपर ऑलरेडी हम डिस्कस किए। उसके बाद में यहां पे है वेदर एन एक्यूज allegedly has committed schedule offense can be prosecuted under PMLA एक्ट। यहां पे ये है कि अगर शेड्यूल ऑफेंसेस हैं तो क्या वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कवर होगा या नहीं होगा। एक क्वेश्चन ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी फ्रेम किया, व्हेन द alleged prime accused and beneficiary of proceed of crime jurisdicted person is not arrived and accused in a criminal complaint filed by Department of Enforcement। अच्छा, यहां पे एक अहम मुद्दा ये है जो समझने की बात है पूरे केस में, जहां तक मैं समझ पाया हूं।
आप क्या समझते हैं, आप अपने हिसाब से बताइएगा कि जो मेन एक्यूज है इसमें, उसका नाम कंप्लेंट में ईडी के जरिए से फाइल नहीं किया गया था। इसी क्वेश्चन को ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने यहां पे फ्रेम किया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोस्पेक्ट को भी। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और है कि वेदर सेक्शन 45 एंड 50 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट should be read down in view of the constitutional scheme and mandate of Article 20 of the Constitution of India। एक क्वेश्चन ये है कि क्या पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 45 एंड 50 साइमेंटेसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 20 के तहत डील किया जा सकता है या नहीं, पढ़ा जा सकता है कि नहीं। अब इसके बाद यहां से फैक्ट का नरेशन हुआ। ऑन बिहाफ ऑफ द अपीलांट मनीष सिसोदिया द फॉलोइंग सबमिशन हैव बीन मेड, यानी पैराग्राफ 6 में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है, जो अपीलांट यानी मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के जरिए से जो ग्राउंड लिया गया था या सबमिशंस किए गए थे, उसकी बात है। दैट द अपीलांट मनीष सिसोदिया हैज बीन इन कस्टडी फ्रॉम 26/2/2023 इन केस नंबर सच एंड सच, यहाँ पे केस नंबर मेंशन है। सीबीआई हैज आल्सो सबमिटेड चार्जशीट डेटेड 25/4/2023 और डिपार्टमेंट जो ईडी ने फाइल किया वो 4/5/2023 को अगेंस्ट मनीष सिसोदिया। उसके बाद में देयर आर 294 witnesses and about 31,000 pages of documents in the charge sheet filed by the CBI. Documents filed by CBI. There are 162 witnesses and 25,000 pages of documents in prosecution कंप्लेंट फाइल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट। अब देखिए यहां से आर्गुमेंट ऑन द लार्ज हैव नॉट कमेंस्ड एंड द ट्रायल विल टेक ईयर्स, यानी यहां पे ये मेंशनिंग की गई कि चूंकि क्रिमिनल कोर्ट्स में पेंडेंसी बहुत है, तो ऐसे मामले में 25,000 पेज की चार्जशीट है, 31,000 पेज की अगर डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसको पढ़ने में और वो विटनेसेस है 162 विटनेस है, उनको एग्जामिन करने में अगर एक एक विटनेस हो तो लगभग 6 महीने तो ऐसे लग जाएंगे। इसलिए बेल की प्ली इनके जरिए से ली कि ट्रायल में डिले होगा। एक ग्राउंड ये भी बेल का प्ली में शामिल है। द न्यू एक्साइज पॉलिसी हैज was validly adopted after due deliberation by the Council of Ministers and Cabinet in larger and greater public interest। जो न्यू पॉलिसी को कहा कि जो बनाई गई थी वो पब्लिक के इंटरेस्ट में बनाई गई थी, इसलिए इसमें कोई ऑफेंस नहीं है, ना ही कोई ऑफेंस मेड आउट हो रहा है। अब देखिए अंडर द ओल्ड excise policy there was an incentive to cheat because of very nature of liquor, fast selling and highly taxed। as per the Ravi Dhawan committee report dated 13/10/2020 the profit margin could be up to 65 to 70% as manufacturer were able to acquire retail licenses through प्रॉक्सी ओनरशिप। यानी ये कहा गया कि जो ओल्ड पॉलिसी थी उसमें बहुत ज्यादा कमियां थी और जो मैन्युफैक्चरर थे उनको 65 से 70% बेनिफिट मिल रहा था। उसके बाद एज अ चेक होलसेल लाइसेंसी आर नॉट इशूड टू द मैन्युफैक्चरर और रिटेल लाइसेंस होल्डर डायरेक्टली आर टू सिस्टर कंसर्न्स आर टू रिटेल एंटिटीज। उसके बाद 272 वर्ड्स इन
68 assembly constituencies were divided into 30 zones. Each zone was to have 90 to 10 votes with a maximum of 27 retail vents, which were to be allotted on the basis of auction. Each zone operated to operate two mandatory vents in each. The remaining vents were freehold vents to operated anywhere within that zone. तो इस हिसाब से पॉलिसी को ही डिस्कस कर रहे हैं. ऑक्शन विद इन अ रिजर्व प्राइस इक्वल टू द एग्जिस्टिंग लाइसेंस फी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल रेवेन्यू estimated weight and 10% additional fee for increase on year to year ensure maximizing of revenue. The license fees payable by the wholesaler was raised from 5 lakh only. Under the old policy 5 crore only, which is an increase of approximately 1000%. अब उसके बाद में यहां कहा गया कि द होल सेलर आर एंटाइटल्ड टू स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फीस एट द रेट ऑफ 12% ऑफ द लैंडेड प्राइस. द लैंडेड प्राइस आर एक्स रेडिटरी प्राइस was the lowest price as declared by the manufacturer in the marketing. उसके बाद higher than the fee under the old policy was necessary to cover higher level of investment required setting up quality checking system. Extra the fee of 12% have also assumed several other charges payable under the old पॉलिसी. अब यहां पे ओल्ड पॉलिसी और न्यू पॉलिसी का डिस्कशन किया गया. इसके बाद यहां पे कहा गया कि न्यू पॉलिसी वाज ड्राफ्टेड इन ट्रांसपेरेंट मैनर आफ्टर डिलिब्रेशन ऑफ डिफरेंट लेवल बाय द सेक्रेटरीज ऑफिसर्स ऑफ एक्साइज प्लानिंग फाइनेंस एंड लॉ डिपार्टमेंट. द रेवेन्यू जनरेशन वाज प्रोजेक्टेड एट 12%. यानी उससे पहले ओल्ड पॉलिसी का जिक्र कर रहे थे, इसके बाद यहाँ पे पुराने न्यू पॉलिसी का जिक्र किए हैं कि न्यू पॉलिसी बहुत अच्छे से अडॉप्ट की गई थी और तमाम तैयारियों के बाद हुई थी. इस डिपार्टमेंट का वो था. कमेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक वर इनवाइटेड. अराउंड 14,671 ईमेल्स वर रिसीव्ड. The comment were considered as per the prosecution. 6 emails were promoted. This association to establish a criminal offense relying on 0.04% email is exemptive and overwhelming. तो इस हिसाब से प्रोसिक्यूशन का ये वर्जन है एक यहाँ पे. The policy was sent to the Lieutenant General LG को of National Capital Territory of Delhi. Comment and recommendations. The LG gave his recommendation on some aspect. The cabinet has considered and accepted the recommendation. यानी जहां पे LG का रिकमेंडेशन ऑलरेडी एडमिट किया गया और जो पॉलिसी बनी थी वो दिल्ली एलजी के उस पे बने थे रिकमेंडेशंस पे. अब यहां पे जिक्र किया पॉलिसी से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री से है और यहां पे पूरा उसका जिक्र किया कि इंप्लीमेंट हुआ 17/11/2021 से. अब यहां पे है प्रोसीड ऑफ क्राइम स्कोर ऑफ इंग्रेडिएंट फॉर ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग which expression is required to be construed strictly as held in Vijay Madan Lal Chaudhary and others versus Union of India का रेफरेंस दिया गया. The offense under the PMLA Act has nothing to do with the criminality activity subject matter of Schedule
ऑफेंस, यानी शेड्यूल ऑफेंस में यहाँ पे ग्राउंड लिया गया कि ये पीएमएलए एक्ट के नहीं आएगा। पीएमएलए एक्ट पेनलाइज इंक्लूडिंग इनएक्टिवली प्रोसेस रिलेटिंग टू द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम डिराइव एंड ऑब्टेन एज द रिजल्ट ऑफ दैट क्राइम। तो ये ऑलमोस्ट इस पे डिस्कशन है। उसके बाद में एलेजिंग रिकॉर्डिंग किकबैक, तो इस तरह से अभी ये ग्राउंड ही चल रहा है। तो आप इसको जजमेंट को कायदे से देख सकते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पे जहां से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनके बेल के रिफ्यूजल की बात की है, यानी उनको बेल जिस पैराग्राफ से रिफ्यूज की तरफ बढ़ा है मैटर, उस तरफ आते हैं। ये यहां पे आगे यहां से ये इन व्यू पैराग्राफ 25 से ये इंपॉर्टेंट है। इन व्यू, और यहां से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन व्यू ऑफ द अफोरसेड डिस्कशन एंड फॉर द रीजन स्टेटेड वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट द प्रेयर फॉर ग्रांट ऑफ बेल एट दिस स्टेज। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पे हम इनकी बेल को ग्रांट नहीं कर रहे हैं। पैराग्राफ 25 इसका पेज 36 है जजमेंट। However, we also concerned about the prolonged period of suffered by the appellant Manish Sisodia in P. Chidambaram versus Directorate of Enforcement. The appellant therein was granted bail after being kept in custody for around 49 days. Relying the Constitution bench of Shri Gurbaksh Singh Sibia and others versus State of Punjab, Sanjay Chandra versus investigating versus Central Bureau of Investigation, wherein appellant is one of grave economic offence. It is not a rule that bail should be denied in every case. Ultimately, the consideration has to be made on a case to case basis. अब यहां से सुप्रीम कोर्ट ने केस टू केस बेसिस से कह करके रिफ्यूजल की तरफ ये बेल बढ़ने लगी। ऑन द फैक्ट preliminary object to secure the presence of the accused to the stand trial, the argument that the appellant therein was flicks risk or that there was possibility of tampering with the evidence or influencing the witnesses was rejected by the court. Again, in Asatin Kumar Until versus Central Bureau of Investigation and another, this court referred to Surinder Singh Elias S. Singh versus State of Punjab, Kashmira Singh versus State of Punjab to emphasize that right to speedy trial is fundamental right within the broad scope of Article 21. यहाँ पे ये कंसिडरेशन है। विजय मंडल चौधरी सुप्रा दिस कोर्ट while highlighting the evil of economic offences like money laundering and its adverse impact on the society and citizens, observed that arrest infringes the fundamental right to the life. उसके बाद this court referred to section 19 of PMLA Act for the inbuilt safeguard to be adhered to by the authorized person to ensure fairness, objectivity and accountability. Vijay Mandal Chaudhary Supra also held that section 436A of code can apply to the offences under the PMLA Act as it effectuate the right to speedy trial, a facet of right to life except for valid ground such where the trial is delayed
at the instance of the accused himself in our opinion. अब देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां से ओपिनियन देना शुरू कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 436A should not be construed as a mandate, then an accused should not be granted under PMLA Act till he suffered incarceration for a specified period. This court in Arnab Manoranjan Goswami versus State of Maharashtra and others held that while ensuring proper enforcement of criminal law, on one hand, the court must be cautious that liberty across human eras is as tenacious can be. उसके बाद यहां पे कहा कि the appellant Manish Sisodia had argued that given the number of witnesses 294 in the prosecution filed by the CBI and 162 of prosecution witnesses filed by Department of Enforcement, यानी 294 और 162, and the documents of 31,000 pages and 25,000 respectively. Fact that the CBI has filed multiple charge sheet, argument of the charges have not been commenced. The trial court has allowed application of accused for furnishing of additional document, which order has been challenged by the prosecution under section 482 of the code of 482 code. Before the High Court, it was stated at bar on behalf of the prosecution that the said petition under section 482 CRPC will be withdrawn. It was also stated the bar by the prosecution that the trial court be concluded within next 6 to 8 months. यानी यहां पे जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने कोर्ट के सामने सबमिशंस की थी वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रायल जो होगा ईडी और सीबीआई के जरिए से जो चार्जशीट फाइल की गई है वो कंक्लूड हो जाएगा कितने दिनों में, 6 to 8 मंथ। उसके बाद डिटेंशन और जेल बिफोर बीइंग प्रोनाउंस्ड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस शुड नॉट बिकम पनिशमेंट विदाउट ट्रायल if the trial get protracted despite assurance of prosecution and it is clear that it will not be decided within the foreseeable time, the prayer of bail may be meritorious while the prosecution may pertain to in economic offenses. In economic offenses, it may not proper to adjudicate that the case with those punishable with that imprisonment for life, 10 years or more, like offenses under the Narcotics and Psychotropic Substances Act 1985, murder, cases of rape, dacoity, kidnapping and ransom, mass violence. Neither this is a case where hundreds and thousands of depositors have been defrauded. The allegation have to be established and proven. The right to bail in a case of delay coupled with incrimination for a long period depending on the nature of the allegation should be read into section 439 of Code of Criminal Procedure, 45 of PMLA Act. The reason is that the constitutional mandate is the higher law and it is the basic right of the person charged of an offense and not convicted that he be ensured and given a speedy trial. When the trial is not proceeded for reasons not attributable to the accused, the court, unless there are good reasons, may well be guided to exercise the power to grant bail. This would be true where the trial would take years.
यानी ऑनरेबल कोर्ट ने एक हिसाब से ये बात कह दी है कि अगर 6 मंथ के अंदर ट्रायल डिसाइड नहीं होता है तो अगेन बेल के लिए एप्लीकेशन अप्लाई हो सकती है। अब ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा कि इन व्यू ऑफ द एश्योरेंस गिवन एट बार ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन दैट दे shall conclude the trial by taking appropriate step within next 6 to 8 months, we give liberty to the appellant Manish Sisodia to move fresh bail application in case of change in circumstances or in the trial is protected and proceed at the snail space in the next 3 months. If any application for bail is filed in the above circumstances, the same would be considered by the trial court on merit without being influenced by the dismissal of the earlier bail application, including the present judgment. Observations made above, a right to speedy trial will, however, be taken into consideration. The appellant Manish Sisodia may file an application for interim bail in case of ill health or medical emergency due to illness of his wife. Such application would also be examined on its own merit. Recording the aforesaid, the appeal are dismissed. यहां पे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने अपील क्या किया? डिसमिस कर दिया। However, we clarify that the observation made in this judgment either way are only for disposal of the present appeal, and these would not influence the trial court on the merit of the case, which would proceed in accordance with law and decided on the basis of the evidence lead. All disputed factual and legal issues are left open. उसके बाद यहां पे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने, देखिए यहां पे 2-3 महत्वपूर्ण बात मनीष सिसोदिया के बेल एप्लीकेशन के रिजेक्शन में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा है। क्योंकि बहुत सारे पेजेस की चार्जशीट है, 31,000 और 24,000 दोनों का पेजेस है, 200 से अधिक 245 से के आसपास में विटनेसेस है एक केस में, और दूसरी केस में 162 विटनेस है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसके जरिए से ये बात ऑनरेबल कोर्ट में रखी गई कि ये इन्फ्लुएंसर टाइप के हैं और पॉलिटिशियन है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में यहां पे मिसयूज ऑफ लॉ और मिसयूज ऑफ प्रोसेस और मिसयूज ऑफ विटनेसेस, टेम्परिंग की भी बात हो सकती है। ये सारी चीजें रखते हुए प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ने ये ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा। और एक बड़ी बात प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ने ये भी कहा कि ट्रायल, जो एक्सपीडी ट्रायल की बात है उसको लेकर करके 6 से 8 महीने के अंदर संपूर्ण ट्रायल को कंक्लूड कर दिया जाएगा। इसी बात को लेकर के ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की इस सुप्रीम कोर्ट की बेल एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया है और ये कहा है कि अगर कोई तथ्य और परिस्थितियां चेंज होती है तो नेक्स्ट 3 मंथ में मनीष सिसोदिया, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली, वो दोबारा बेल एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और ऐसी कोई बेल एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में फाइल होती है तो ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से या जो ट्रायल कोर्ट ने अर्लियर जजमेंट दिया था बेल एप्लीकेशन पे या हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, उन सारी चीजों को देखते हुए किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस ना हो और फैक्चुअल मैटर और जो लॉ क्वेश्चन उठाए गए थे उन सारे चीजों को डिस्कशन करते हुए नए सिरे से अगर 3 महीने के बाद
पिटीशन फाइल होती है तो उस पिटीशन को कंसीडर किया जाएगा या बेल की प्ली को कंसीडर किया जाएगा। यानी मनीष सिसोदिया के बारे में जो एविडेंस रखे गए हैं उस एविडेंस को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाइडली डिस्कस नहीं किया है। यानी ओपनिंग पैराग्राफ में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने यह कहा है कि यहां पे फैक्चुअल मैटर और जो तथ्य और परिस्थितियां हैं उसके जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो जनरेशन ऑफ विटनेस है, उन सारी चीजों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहां पे सीन नहीं कर रहे हैं, हम उस पर कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं दे रहे हैं। बस ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने सिर्फ इतनी बात को यहां पे देखते हुए बेल एप्लीकेशन को डिसमिस किया है कि क्योंकि इतना ज्यादा पब्लिक के पैसे का मिसयूज होने का एलिगेशंस है और बड़े पदों पे बैठ करके इनके जरिए से ये कहा गया कि मिसयूज किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने जजमेंट को और वर्डिक्ट को भी कोट किया है, चाहे प्रोसिक्यूशन की तरफ से दी गई हो, चाहे वो पिटिशनर अपीलांट की तरफ से दी गई हो, दोनों चीजों का कंसिडरेशन करने के बाद में दिया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये दोनों चीजें बहुत डिटेल डिस्कशन के बाद में जजमेंट को कंसीडर किया है और उसको बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए परिस्थितियों के चेंज होने के साथ ऑनरेबल कोर्ट ने लिबर्टी दी है कि अगर आप चाहें तो फ्रेश बेल एप्लीकेशन परिस्थितियों चेंज होने के अनुसार फाइल कर सकते हैं और कोई अगर इलनेस आती है या वाइफ के मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह की बात को लेकर के भी ऑनरेबल कोर्ट ने लिबर्टी दी है कि वो ऐसी कोई एप्लीकेशन अपीलांट की तरफ से फाइल की जाती है तो ट्रायल कोर्ट पहले जो जजमेंट दिए हैं उससे बिना इन्फ्लुएंस हुए और उसके बाद जो जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का और इसमें अपील में जो ऑर्डर पास किया गया है उस पर बिना इन्फ्लुएंस हुए, यानी उसको बिना कंसीडर करते हुए फैक्चुअल मेरिट और लॉ को कंसीडर करते हुए ट्रायल कोर्ट मनीष सिसोदिया के द्वारा अगर कोई बेल एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो उसको नेक्स्ट 3 मंथ में कंसीडर किया जाए। आज हम डिस्कशन कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली थे, उनके जरिए से दिल्ली शराब स्कीम या दिल्ली शराब लिकर मामले में एक प्रोसिक्यूशन इनिशिएट की गई थी। उनके जरिए से ट्रायल कोर्ट अप टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बेल फाइल की गई, उस पर रिजेक्शन हुआ था और उसी रिजेक्शन पॉइंट को हम हाईलाइट कर रहे थे कि क्या क्या पॉइंट ऑनरेबल कोर्ट ने कंसीडर किया और क्या क्या लिबर्टी दी है और किस पॉइंट पे बेल एप्लीकेशन का रिजेक्शन हुआ है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।